हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग देखेंगे यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता जो है उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। अभी जो एग्ज़ाम का जो तैयारी हो रहा है उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, सिर्फ घर पे बैठ कर के रिवीजन करिए। अभी दरोगा का जो मेंस है, जो तैयारी आप कर रहे हैं ना, उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि घर पे बैठिए, रूम पे बैठिए और जितना रिवीजन हो सके, जितना स्टडी करना है करिए। इंस्टीट्यूट में नहीं जाया करिए क्योंकि बहुत गड़बड़ हो जाएगा। 1 महीने के बाद आपका दरोगा का एग्ज़ाम है मेंस वाला, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। जो विद्यार्थी सेल्फ स्टडी करेगा वही कंप्लीट कर पाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा बैठिए, ज़्यादा से ज़्यादा देर तक स्टडी करिए, तभी हो पाएगा। यहाँ पे हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे। देखिए, प्राचीन भारत के इतिहास में सिंधु घाटी की सभ्यता से सवाल जो हैं बहुत बार पूछे जाते हैं। और हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, मोहनजोदड़ो की सभ्यता, सबका एक ही नाम हो जाता है, कांस्ययुगीन सभ्यता, ये सब एक ही हो जाता है। हड़प्पा सभ्यता में कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं उसको लेकर भी हम लोग स्टडी कर लें। यहाँ देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता जो है, तो आप देख सकते हैं कि जो इनका नगर था त्रिभुजाकार था। अगर हम लोग देखें खास करके हड़प्पा सभ्यता को लेकर के, तो देखिएगा, अगर हम लोग इसको डायरेक्शन में करें पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में, तो सबसे जो उत्तरी इसका जो बिंदु होता है, सबसे उत्तरी बिंदु, उसको हम लोग मंडा कहते हैं, मंडा, है ना। और मंडा जम्मू एवं कश्मीर में स्थित है। और यह मंडा जो है चिनाब नदी के किनारे स्थित है, चिनाब नदी के किनारे स्थित है। इसको हम लोग यहाँ पे मंडा बोलते हैं। और ये है हमारा सबसे नॉर्थ पॉइंट, जो है नॉर्थ पॉइंट है ये, यानी कि हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे उत्तरी जो छोर है उसको हम लोग मंडा कहते हैं। और यह वर्तमान के जम्मू एंड कश्मीर में है। और यह जो मंडा है, यह जो है वो चिनाब नदी के है, चिनाब नदी के तट पे है। और ये जिस चिनाब नदी है, अगर आप देखेंगे तो सिंधु जो नदी है उस सब की मतलब उसका सहायक नदी है। जैसे सिंधु की सहायक नदियों में झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये सारा आ जाता है। और हड़प्पा सभ्यता का जो उद्गम हुआ वो आपको सिंधु सभ्यता यानी कि सिंधु नदी के तट पर ही इसका उद्भव हुआ है। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं इसका, अगर पश्चिमी भाग को अगर हम लोग देखें, पश्चिमी भाग की बात देखेंगे तो ये हो जाता है हमारा सुतकांगेडोर हो जाएगा। ये हमारा पश्चिमी छोर हो जाता है जिसको हम लोग सुतकांगेडोर कहते हैं, ठीक है। और यह अगर देखेंगे तो अभी बलूचिस्तान में स्थित है, जो यह क्षेत्र आपको पाकिस्तान हो जाता है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे पूर्वी क्षेत्र की अगर बात करें, जो हमारा ये पूर्वी क्षेत्र है, पूर्वी क्षेत्र में देखेंगे यहाँ पे जो छोर है इसका, यह हमारा आलमगीरपुर हो जाता है, आलमगीरपुर। और आलमगीरपुर वर्तमान के यूपी में है, मेरठ में है। और यह हिंडन नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। यह हिंडन नदी के किनारे स्थित है। थोड़ा सा और आगे इसको बढ़ा के देखा जाए, यह देखिए हिंडन नदी के किनारे क्या है, स्थित हो जाता है, ठीक है। अगर पूछा जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी छोर कौन सा है, तो आलमगीरपुर हो जाएगा। और वर्तमान के उत्तर प्रदेश मेरठ में ये पाया जाता है। और यह हिंडन नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद हम लोग आते हैं जो सबसे हमारा दक्षिणतम जो बिंदु है, ठीक है, दक्षिणतम जो बिंदु है हमारा, वो हो जाता है दैमाबाद, है ना। ये दैमाबाद हो जाता है और यह महाराष्ट्र में है। और यह प्रवरा या गोदावरी नदी के किनारे स्थित हो जाता है, ठीक है। यहाँ देखिए, ये जो शहर है, शहर का आकार जो देख रहे हैं आप हड़प्पा सभ्यता का, वो आपका त्रिभुजाकार हो जाता है, ठीक है, त्रिभुजाकार हो जाता है। अगर हम लोग इसके क्षेत्रफल की अगर बात कर दें तो 12,99,660 वर्ग किलोमीटर हो जाता है। इतने क्षेत्रों में यह फैला है। अगर हम लोग बात करें तो भारत के साथ साथ पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक भी इसका विस्तार हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखेंगे लगभग कहा जाता है कि लगभग 4% ही अभी तक खुदाई हुई है इसका। हड़प्पा सभ्यता का मात्र 4% तक ही इसका खुदाई लगभग हुआ है, ठीक है। आगे आइए, आगे थोड़ा सा देखा जाए, है ना।
देखिए इस हड़प्पा सभ्यता का बहुत सारा नाम है, बहुत सारा नाम है। उसी के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानकारी इकट्ठा करेंगे। जैसे में यहाँ देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता को मेसोपोटामिया के लोग क्या कहते थे? सिंधु घाटी सभ्यता को मेसोपोटामिया के लोग इसको मेलुहा कहते थे, मेलुहा के नाम से संबोधित करते थे, ठीक है। और यहाँ देखिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है और कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। कांसा का निर्माण हमारे हड़प्पा सभ्यता का ही देन है, जो पूरी दुनिया को यह शिक्षा दिया, यह सीख दिया, यह सीख दिया। और यह सीख था मतलब कांस्य बनाने की जो कला थी, जो तकनीक था, यही हड़प्पा सभ्यता के लोगों से ही मिला। और कांसा तांबा और टीन मिला करके ही बनाया जाता है। तांबा और टीन को गला करके कांसा बनाने की जो तकनीक था, हड़प्पा सभ्यता के लोगों को जानकारी थी। इसको हम लोग सप्त सैंधव सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ के लिपि को हालांकि पढ़ा तो नहीं गया है, लेकिन अक्सर ये लोग कहते हैं कि भावचित्रात्मक लिपि है। और यही वजह है कि हड़प्पा सभ्यता को भावचित्रात्मक सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। यह लिपि अभी तक ज्ञात तो हुआ, लेकिन पढ़ा नहीं जा सका। अपठनीय होने के कारण इसको अज्ञात सभ्यता भी कहा जाता है। और यही वजह था कि जो लिपि तो मिली, लेकिन लिपि को पढ़ा नहीं जा सका। इसीलिए इस सभ्यता को आदि ऐतिहासिक सभ्यता के नाम से भी हम लोग जानते हैं। उसी समय पड़ोसी सभ्यता का कुछ नाम है। जैसे में प्राचीन भारत के इतिहास में अगर आप देखेंगे तो हड़प्पा सभ्यता सिर्फ एक ही सभ्यता मात्र नहीं था, इसके समकालीन और भी सारे सभ्यताएं विराजमान थे, जिसको हम लोग मेसोपोटामिया की सभ्यता भी कहते हैं। मेसोपोटामिया की सभ्यता को सुमेरियन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है, यह दजला फरात जो नदी है, उसी के तट पर यह फला और फूला। जिस तरीके से हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी के किनारे इसका उद्गम हुआ, और सिंधु नदी के किनारे ही ये सारे लोगों का जो सबसे अच्छा जो एक सिचुएशन जो बनता है, कोई भी सभ्यता किसी न किसी नदी के किनारे ही फलती फूलती है। जैसे हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी के किनारे, उसी तरह दजला फरात मेसोपोटामिया हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे प्राचीन सभ्यता, उसी समय एक और भी सभ्यता थी जिसको हम लोग चीन की सभ्यता कहते हैं, ठीक है। उस समय हम लोग चीन की सभ्यता कहते हैं। और जितनी भी सभ्यता देखिएगा, इतिहास यह प्रमाण देता है कि जितनी भी सभ्यता का उद्गम हुआ वो किसी न किसी नदी के किनारे ही फला और फूला। इसीलिए हांगो नदी जो है, हांगो नदी के किनारे चीन की सभ्यता फली फूली। और सबसे नवीन जो सभ्यता जिसको हम लोग सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं, यह सिंधु नदी के किनारे ही फला फूला, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में यहाँ पे देखा जाए, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में होने का विचार सबसे पहले चार्ल्स मेसन ने दिया था, ठीक है। 1853 में सिंधु घाटी सभ्यता का साक्ष्य कांस्य की कुल्हाड़ी अलेक्जेंडर कनिंघम के पास था, अलेक्जेंडर कनिंघम के पास था। और कराची से लाहौर के बीच रेल पटरियां बिछाने के दौरान ईंटें प्राप्त हुए। देखिए यह उत्खनन से प्राप्त हुआ। रेल की पटरी अंग्रेजों के समय में बिछाई जा रही थी, जिसके कारण खुदाई चल रहा था। और खुदाई में एक नवीन सभ्यता सामने उभर के आया, और यही सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के रूप में, मोहनजोदाड़ो सभ्यता के रूप में, कांस्ययुगीन सभ्यता के रूप में जाना जाता है। और यह ईंटें ब्रटेन बंधु के पास था। अगर इसकी साइज की बात करें तो 4:2:1 में यह ईंटें आज भी आपको देखने को मिल जाएगा। कच्ची ईंटों का प्राप्ति जो है कालीबंगा से हुई, जो मेसोपोटामिया की सभ्यता से मिलती जुलती है, ठीक है। पूछा जा सकता है कि कच्ची ईंटों की प्राप्ति कहाँ से हुआ है, तो ये देखिए कालीबंगा से हुआ है। कालीबंगा को काले रंग की चूड़ियाँ यहाँ से सबसे ज़्यादा था, है ना। और ये कालीबंगा जो है घग्गर नदी के किनारे है, घग्गर नदी के किनारे।
हम लोग आगे भी इसको पढ़ेंगे, है ना। घग्गर नदी के किनारे हो जाता है। यहाँ देखिए कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई का निर्देश जो था, निर्देश भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक जो पहला अध्यक्ष थे सर जॉन मार्शल ने दिया था। सर जॉन मार्शल ने दिया था और यही सर जॉन मार्शल ने इस सभ्यता का नाम सिंधु सभ्यता का नाम रखा। यही मार्शल ने इस सभ्यता का नाम सिंधु सभ्यता रखा। ठीक है। 1904 में सर जॉन मार्शल जो खुदाई का निर्देश दे रहे थे, ठीक है। 1921 में देखिएगा, यहाँ पे 1921 में हड़प्पा की खोज हुई थी। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम लोग। देखिए 1921 में हड़प्पा की खोज हुई थी। ठीक है, 1921 में, याद रखेंगे आप लोग हड़प्पा का। और इसका जो खोजकर्ता था उसका नाम है दयाराम शहनी। और यह हड़प्पा है रावी नदी के तट पर स्थित है। इसलिए कभी कभी पूछा जाता है कि हड़प्पा किस नदियों के किनारे है, तो रावी नदी के किनारे हो जाता है। और यह हड़प्पा वर्तमान में पाकिस्तान के लरकाना ज़िले में स्थित है। उसी तरह से हम लोग 1922 में देखेंगे मोहनजोदड़ो का खोज होता है और इसको आर.डी. बनर्जी के द्वारा खोजा जाता है। ठीक है, और मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के किनारे स्थित है और यह भी पाकिस्तान के मोंटगोमरी ज़िले में ही स्थित है। अब वहाँ की देखिएगा 2350 से लेकर के 1750 BC, यानी कि 2350, है ना, BC से लेकर के 1700 BC तक के काल माना जाता है। और इसका जो काल जो है इसके जीवाश्म की जो आई कार्बन 14 के आधार पर ही निर्धारित किया गया। ठीक है, कार्बन 14 के आधार पर ही इसको निर्धारित किया गया। चलिए आगे हम लोग देखते हैं नगरीय सभ्यता का जो वर्णन है। नगरीय सभ्यता का वर्णन इसमें कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में 2 दुर्ग हुआ करते थे। 2 दुर्ग की बात कर रहा है। एक हो जाएगा, अगर हम लोग 2 दुर्गों की बात करें तो एक हो जाएगा ऊपरी टीला, है ना, और दूसरा हो जाता है निचली टीला। निचली जो टीला होता है वो प्राकृतिक रूप से बनाए ऐसे ही बने हुए थे और ऊपरी टीला में वहाँ के जो लोग थे उसको मिट्टी से भर के उसको ऊंचा कर देते थे और दोनों के बीच में अंतर हो जाया करता था। ऊपरी टीला में जो कुलीन वर्ग के जो लोग रहते हैं उनके रहने की व्यवस्था थी और ये जो निचली टीला है यहाँ पे साधारण समाज के जो लोग थे वही यहाँ पे रहा करते थे। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे चन्हूदड़ों में। जैसे में यहाँ देखा जाए चन्हूदड़ों में एक भी दुर्ग नहीं पाए गए हैं। प्रश्न भी कभी कभी पूछ सकता है, ऑप्शन आपको दे देगा। तो चन्हूदड़ों यहाँ पे देखेंगे, चन्हूदड़ों में एक भी दुर्ग की प्राप्ति नहीं हुई है ना। चन्हूदड़ों को सौंदर्य की नगरी के भी नाम से हम लोग जानते हैं। चन्हूदड़ों को हम लोग सौंदर्य की नगरी से के भी नाम से जानते हैं और इनकी खुदाई का जो आदेश है वो मैके ने दिया था, जिसके खोजकर्ता थे गोपाल मजुमदार। ठीक है, पूछा जा सकता है कि मनके के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो मनके के साक्ष्य आपको चन्हूदड़ो हो जाता है जो इम्पोर्टेंट है। और साथ ही साथ बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ता का भी प्रमाण आपको चन्हूदड़ो से मिला है। ये सवाल कभी कभी पूछा जाता है। अगला यहाँ पे देखिए, अधिकतर जगहों पे 2 दुर्ग का ही प्रमाण मिलता है, जो हम लोग निचली टीला और ऊपरी टीला के तौर पे हम लोगों ने देखा। लेकिन एक प्रमाण यहाँ से भी मिलता है जिसका नाम है धौलावीरा, है ना, धौलावीरा। और धौलावीरा से 3 दुर्ग के साक्ष्य मिले हैं, है ना, 3 दुर्ग के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो हो जाता है सबसे अच्छी जल निकासी प्रणाली, जो विश्व के किसी भी सभ्यताओं में देखने को नहीं मिलता है। विश्व के किसी भी सभ्यता में देखने को नहीं मिलेगा। ये आपका यहाँ पे जल निकास प्रणाली है, इसीलिए इसको हम लोग लेक सिटी के नाम से भी जानते हैं। धौलावीरा को हम लोग लेक सिटी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये बहुत बार प्रश्न पूछा हुआ है। आप देखिए शतरंजी या ग्रिड पद्धति, यहाँ पे हम लोग देखेंगे सड़क जो है, सड़क एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती है, यानी कहें तो समकोण पर काटती है। ये इस नगर नियोजन की विशेषता होती है ना।
ये बहुत ज़्यादा विशेषता इसका है नगर नियोजन का। और ईंटों को जोड़ने के लिए जिप्सम का प्रयोग यहाँ पे किया जाता था। ईंटों को जोड़ने का जिप्सम का प्रयोग किया जाता था। जैसे यहाँ पे हम लोग देखेंगे मोहनजोदड़ो के बारे में अगर देखें, मोहनजोदड़ो के बारे में, तो इसके उपनाम में बहुत सारे हो जाते हैं। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है ना। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। और सिंधु का, यहाँ देखिए, सिंधु का बगीचा भी कहा जाता है। और सिंधु का नखलिस्तान के नाम से भी मोहनजोदड़ो को जाना जाता है ना। और यहीं पे विशाल इमारत या विशाल अन्नागार की जो प्राप्ति हुई हमको मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त होता है। और यहीं पे विशाल जो सार्वजनिक स्नानागार था, स्नानागार की प्राप्ति भी हमको मोहनजोदड़ो से ही होता है। और ये कहा जाता है कि मोहनजोदड़ो में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती थी, सबसे बड़ा जनसंख्या और क्षेत्रफल से अधिक था। और यहीं पे कंकाल की भी प्राप्ति हुई है। और यहीं पे कुएं का भी प्रमाण हमको मिलता है। ये जो साक्ष्य ये पूछा जाता है आपसे कुएं का। और यही जो मोहनजोदड़ो है जहाँ से पशुपति के साक्ष्य मिलते हैं, है ना। पशुपति जो पशुपतिनाथ पूजा का भी प्रमाण मिलता है। और पुजारी का भी मिलता है। और सूती वस्त्र का भी यहाँ से प्रमाण मिलता है। और नृत्य करती हुई महिलाओं का भी साक्ष्य मिलता है। महाकाल का भी साक्ष्य मिलता है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि वस्तु विनिमय जो प्रणाली है इसका भी प्रमाण यहाँ से मिलता है। और यहाँ से नाव का भी चित्र मिलता है। जैसे हम लोग देखेंगे पशुपति में, देखिएगा यहाँ से कभी कभी पूछा जाता है कि कितने जानवरों का प्रमाण यहाँ पे मिलता है। तो देखिए हाथी का और शेर का और हिरन का, गैंडा और भैंसा का भी प्रमाण यहाँ पे मिलता है। जैसे आगे हम लोग देखेंगे पशुपति की अगर बात कर दिया जाए तो पशुपति की जो मूर्तियाँ, जो मृण मूर्तियाँ मिली उसको हम लोग आदि शिव भी बोलते हैं। और मार्शल ने यही नाम दिया था, इस पशुपति को आदि शिव के नाम से भी संबोधित किया। और खास करके हड़प्पा सभ्यता को मातृ प्रधान समाज माना जाता है। और देखिए महिला पूजा यहाँ पे सर्वमान्य होती थी, मातृ देवी की पूजा किया जाता था। और साक्ष्य की अगर बात करें तो हड़प्पा से सबसे ज़्यादा इसका प्रमाण मिलता है। और यही वजह है कि हड़प्पा सभ्यता के समाज को मातृ प्रधान समाज के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे मुहर की बात कर दे तो मुहर दो प्रकार के मिलता है, एक आयताकार हो जाता है और दूसरा बेलनाकार हो जाएगा। आयताकार जो मुहर है हड़प्पा सभ्यता में सर्वाधिक मिला है, सर्वाधिक संख्या में मिला है आयताकार। और बेलनाकार मुहलों की अगर बात करें कि प्रमाण कहाँ से मिला है तो यह प्रमाण आपको कालीबंगा से हो जाता है। ठीक है, कालीबंगा से हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। देखिए एक महिला लेटी हुई, उसके गर्भ से एक वृक्ष निकला जिसे उर्वरता की देवी कहते हैं, ये भी प्रमाण मिला है। और वृक्ष की पूजा करने का भी प्रमाण मिला है। ठीक है, अगला जैसे देखते हैं हम लोग कृषि में अगर देखें हम लोग तो सबसे पहली बार कपास की खेती यही हड़प्पा सभ्यता के लोग ही करते थे। और कपास को ही सिंडन कहा गया, कपास को ही सिंडन कहा गया। और सबसे जो प्राचीन जो साक्ष्य आपको मिलता है कपास का, आपको हड़प्पा सभ्यता से ही मिलता है। चावल का अगर प्रमाण देखें, चावल का जो प्रमाण जो साक्ष्य है, चावल का साक्ष्य हो रंगपुर लोथल से प्राप्त होता है। ठीक है, रंगपुर से प्राप्त होता है और लोथल से भी प्राप्त होता है। और लोथल की बात करें तो लोथल आपको गुजरात में हो जाएगा। और ये जो लोथल है ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है, पूछा जाता है, भोगवा नदी के किनारे स्थित है। और चावल को ब्रीही से भी हम लोग संबोधित करते हैं, ब्रीहू से। गेहूं की बात करें तो गेहूं बनवाली से प्राप्त हुआ है। और बनवाली वर्तमान के हरियाणा में है। और गेहूं को देखिए गोधूम कहा जाता है, सत्सम। हड़प्पा सभ्यता में जो ज्ञात नहीं था, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों को जो ज्ञान नहीं था, जिसकी जानकारी नहीं थी, वो तंबाकू का पता नहीं था, आलू का पता नहीं था, गन्ना और दाल के बारे में इनके पास जानकारी नहीं था। और इसका उत्पादन भी यहाँ पे नहीं होता था। यहाँ पे देखिए संसाधन की अगर बात कर ले थोड़ा सा, है ना, जो प्रमुख व्यापार का जो अड्डा था, जो गोदीवाड़ा या बंदरगाह के तौर पे भी हम लोग देखते हैं,
है ना। तो बंदरगाह देखिए, लोथल की बात करें तो यही जो लोथल जो है वो भोगवा नदी के किनारे है, ठीक है, भोगवा नदी के किनारे। और लोथल की खोज रंगनाथ राव ने किया था, रंगनाथ राव ने किया था इसको, लोथल को, जिसको लघु हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के नाम से भी जाना जाता है ना। और यह प्रमुख बंदरगाहों में एक विशेष स्थान रखता है। और यहाँ पे माप तौल का भी प्रमाण मिलता है और चलाक लोमड़ी का भी चित्र यहाँ पे मिलता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहीं से लोथल से ही चावल का साक्ष्य मिलता है, हाथी का साक्ष्य मिलता है, और मनका बनाने का जो कारखाना है यहीं से प्राप्त हो जाता है, मनका बनाने का कारखाना, ठीक है। और एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अगर बात करें तो देखिए, एक कब्र में 3 मानव को एक साथ दफनाने का भी प्रमाण यहीं पे मिलता है, ठीक है। एक कब्र में 3 मानव को दफनाने का भी साक्ष्य मिलता है, और यहीं से नाव का भी चित्र हम लोग को मिल जाता है। अगला जो पॉइंट हम लोग का होता है, धातु में देखेंगे सोना चांदी और तांबा जो है, जो आयात और निर्यात किया जाता था, सोना चांदी और तांबा का आयात और निर्यात जो है वो अफगानिस्तान से सबसे ज़्यादा हुआ है ना। सुरतगोई और मुंडीगाक ये जगह है। लेकिन हड़प्पा सभ्यता के लोगों को लोहे की जानकारी नहीं थी, लोहे का ज्ञान नहीं था। ये भी प्रश्न पूछता है आपसे, हड़प्पा सभ्यता के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था, है ना। लोहे का ज्ञान हड़प्पा सभ्यता के लोगों को नहीं था। और वस्तु विनिमय जो प्रणाली है, ये मेसोपोटामिया के सभ्यता से भी हम लोग मतलब ये प्रणाली हम लोग देखते हैं, है ना। तो अगला जो है पशुपालन की अगर बात देखा जाए, यहाँ पे पशुपालन, तो देखिए कहा गया है कि सबसे अधिक जो मुहर है ना, ये बुर्जा होम से प्राप्त हुआ है, जो जम्मू और कश्मीर में है। और सर्वाधिक मुहरों पर वृषभ का ही चित्र अंकित किया गया है। पवित्र जो पशु है, पवित्र पशु हड़प्पा सभ्यता के लोग कुबड़ वाला सांड को ज़्यादा ही पवित्र पशु या बैल मानते थे। हालांकि यहाँ से प्रमाण के तौर पे गाय की प्राप्ति नहीं होती है, लेकिन कुबड़ वाला जो सांड है या बुल है या बैल है, इसकी प्राप्ति होती है। अस्थि पंजा जो घोड़ा है, इसका प्रमाण भी सुरकोटडा से मिला है, और सुरकोटडा जो है वो गुजरात में है। अगला देखेंगे, हाथी की जो प्राप्ति है वो लोथल से होती है, ठीक है। हाथी की जो प्राप्ति है लोथल से होती है। और यही ऊंट जो है वो कालीबंगा जो राजस्थान का क्षेत्र है, यहाँ से इसका प्रमाण मिलता है, ठीक है, कालीबंगा। देखिए, जो टेराकोटा में जो प्रमाण नहीं मिलता है वो हो जाता है शेर का, शेर का और गाय का भी प्रमाण यहाँ पे नहीं मिलता है, ठीक है। कब्र में मानव के साथ कुत्ता को भी दफनाया गया है, इसका प्रमाण रोपड़ से प्राप्त होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, यह बीबीआई हो जाता है। कब्र में मानव के साथ कुत्ता को दफनाने का प्रमाण जो है रोपड़ से मिलता है। और रोपड़ जो है सतलज नदी के किनारे स्थित है, जिसकी खोज जगदत्त शर्मा ने किया था, और यह वर्तमान के पंजाब में स्थित है, ठीक है। अगला देखेंगे, रंग की अगर बात करें तो लाल और काला अधिकतर यहाँ पे मिला है, रेड और ब्लैक। तो यहाँ पे लाल की बात करें तो मिट्टी का बर्तन, और काला है काली रंग की चूड़ियाँ, और कालीबंगा से प्राप्त होता है, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं, गाय का हड्डी नहीं पाई गई है, गाय का हड्डी नहीं पाई गई, इसलिए गाय का प्रमाण यहाँ पे नहीं मिल पाता। यहाँ पे देखिए कालीबंगा की अगर हम लोग बात करेंगे, कालीबंगा, तो कालीबंगा जो राजस्थान में है, राजस्थान में वो घग्गर नदी के किनारे हो जाता है, जिसकी खोज अमलानंद घोष ने किया था, जिसको ये घोष भी कहा जाता है ना। और साक्ष्य और प्रमाण के तौर पे देखेंगे जो बीबीआई है, और यही कालीबंगा से काले रंग की चूड़ियाँ भी प्राप्त होती है, और कच्ची ईंटें भी प्राप्त होते हैं। जो सबसे ज़्यादा बीबीआई है वो हो जाता है जूते हुए खेत का भी प्रमाण यहाँ पे मिलता है। ऑप्शन दे देगा और आपसे पूछेगा कि ये जूते हुए खेत का प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है, तो ये कालीबंगा हो जाता है। उसके बाद हल के साक्ष्य जो प्रमाण है ये भी आपको कालीबंगा से ही प्राप्त होता है। और बेलनाकार जो मुहर है, ये जो सर्वाधिक बेलनाकार जो मुहर हैं वो आपको कालीबंगा से ही प्राप्त होता है, और यहीं से ऊंट का भी प्रमाण आपको मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे आलमगीरपुर, आलमगीरपुर जो है सबसे इसका पूर्वी छोर हो जाता है ना, और ये उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्थित है, और यह हिंडन नदी के किनारे है आलमगीरपुर,
जिसको खोजा जगदत्त शर्मा ने। और यहाँ से प्रमाण की बात करें तो कटोरा और बेलन की ही प्राप्ति होती है, कटोरा और बेलन की प्राप्ति हो जाती है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता अक्सर, हालांकि इतिहासकारों के बीच में बहुत ही ज़्यादा मतभेद है इसके उद्भव को लेकर के और इसके पतन को लेकर के, क्योंकि यहाँ की लिपि जो है जिसको हम लोग पिक्टोग्राफी बोलते हैं या भाव चित्रात्मक लिपि बोलते हैं, जिसके वजह से मतलब अपठनीय यानी कि पढ़ा नहीं जा सका अभी तक। बहुत सारे विद्वानों ने कोशिश किया, नहीं पढ़े जाने के कारण इसके बारे में सटीक जानकारी इकट्ठा करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना। तो सिंधु घाटी की सभ्यता की राजधानी की अगर बात करें तो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और कालीबंगा हो जाता है। ठीक है, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और कालीबंगा हो जाता है। पूछा जा सकता है कि चांदी का मुकुट कहाँ से प्राप्त हुआ, तो कुनाल जो है हरियाणा से प्राप्त होता है। तांबे का जो रत्न है दैमाबाद से प्राप्त हो जाता है। RH-37 जो कब्रगाह है वो हड़प्पा को ही कहा जाता है। और सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा जो नगर है वो मोहनजोदड़ो है। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा जो भारत में जो नगर है, सबसे बड़ा है ना भारत में, वो राखीगढ़ी है हरियाणा में। सभ्यता का जो पतन है, हालांकि मैंने कहा कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के बारे में बहुत सारे विद्वानों के बीच में मतभेद है, कोई भी एक चीज़ नहीं कहता, लेकिन सबसे ज़्यादा जहाँ पे जा कर के सभी लोगों का एक विचार ठहर जाता है वो प्राकृतिक आपदा हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? प्राकृतिक आपदा हो जाता है। जैसे मोहनजोदड़ो के बारे में थोड़ा सा और भी देख लें। मोहनजोदड़ो जो है ना, जिसको हम लोग मृतकों का टीला भी कहते हैं, मृतकों का टीला भी कहते हैं। सिंधु का बाग भी कहा जाता है, सिंधु का नखलिस्तान भी कहा जाता है। शवों को जलाया जाता था यहाँ पे। शवों को जलाए जाने का प्रमाण आपको मोहनजोदड़ो से है, लेकिन शवों को दफनाए जाने का प्रमाण आपको हड़प्पा से। इस यहाँ से मोहनजोदड़ो से शवों को जलाए जाने का प्रमाण है। और यहाँ के जो समाज थे, यहाँ के जो रहने वाले लोग थे वो सर्वाहारी थे, और हड़प्पा सभ्यता में शवों को दफनाया जाता था, है ना। तो इतना है आपका हड़प्पा सभ्यता में जो कुछ इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है यहाँ से है। अगला टॉपिक हम लोग अगले दिन कर लेंगे।